जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 के लिए सामान्य जो आपका विज्ञान है यानी कि जनरल साइंस है, आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है। तो 25 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आपके पेपर में एमपी पटवारी में पूछे जाएंगे। तो उस सिलसिले में हमारा ये सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हम यहाँ पे हर दिन 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्ज़ाम का हिस्सा बनेंगे। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु यानी कि जब कोई डॉट डॉट वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा होता तो वस्तुएं स्थिर गति से चलती हैं। तो डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा बल, यानी कि जब कोई बल वस्तु पर कार्य नहीं करता तो वस्तुएं क्या होती, स्थिर गति से चलती हैं। अगर कोई वस्तु आपकी जैसे बॉल ही लुढ़क रही है, उसमें कोई बल नहीं लगाओगे तो अपने स्थिर गति से चलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एलईडी के संदर्भ में डी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो एलईडी का फुल फॉर्म आपको मैं बताऊं तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो उसमें से डी फॉर डायोड, यानी डायोड इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा डी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो याद रखना है कि परमाणु भार जिसको बोलते हो या परमाणु का द्रव्यमान वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग को बोलते हैं परमाणु भार या परमाणु का द्रव्यमान। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखेंगे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में जो है ध्वनि की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 108 नहीं है, सुधार लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वायु में। प्रकाश की चाल, माफ़ कीजिएगा, ध्वनि की चाल नहीं, प्रकाश की चाल। किसकी चाल, प्रकाश की चाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोप्टर की डॉट डॉट इकाई है। तो डायोप्टर की क्या इकाई होगी। तो डायोप्टर जो है ना, ये लेंस की शक्ति को नापने के लिए, नहीं, पावर ऑफ लेंस को नापने के लिए अपन डायोप्टर द्वारा नापते हैं। डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो ऐसा पदार्थ या वस्तु जिससे ध्वनि का संचार होता है उसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि को संचरण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे अपन माध्यम बोलते हैं। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग है, यानी कि इसमें से क्या है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसमें से जो प्रकाशी तंतु है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है या अनुप्रयोग है। ठीक है, अगला है कि गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो गिटार जो बजाने वाला होता है उसके तार में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। अगला है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आसमान जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या है, नीला दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगला देखेंगे कि बारिश की बूंदों का आकार गोल डॉट डॉट के कारण होता है। तो बारिश की बूंदों का आकार गोल क्यों होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही आपका होगा वो होगा सतह तनाव, जिसको आप बोलते हो पृष्ठ तनाव भी बोलते हो। क्या बोलते हो, पृष्ठ तनाव। इसका पृष्ठ तनाव भी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, या फिर आप सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोल सकते हो। तो वर्षा की बूंदों का आकार गोल जो होता है पत्तियों पे गिरने के बाद, वो सरफेस टेंशन, सतह तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, आपको ये बताना है। तो यौगिक कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, अमोनिया भी है, जल भी है, लेकिन क्लोरीन जो है यौगिक नहीं। यौगिक क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरीन जो है केवल एक ही तत्व है, Cl2। ठीक है, तो ये आपका तत्व है, यौगिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से मौजूद होती है। तो गोबर गैस में सभी को पता है कि मीथेन यानी मार्स गैस जिसको बोलते हैं वो गोबर गैस या बायोगैस में उत्पन्न होती है, यानी मौजूद होती है। ठीक है, मीथेन गैस।
अगला है कि सार्वभौमिक संकेतकों में 4 से 5 का पीएच मान इंगित करता है। देखो पीएच मान होता क्या है, पीएच मान वो पद्धति है जिसकी खोज सारेंसन ने की थी, सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने। और पीएच मान के थ्रू हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। यानी जिस वस्तु का पीएच मान 7 है वो वस्तु उदासीन होगी। क्या होगी? उदासीन। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन। 7 से ऊपर यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या होते हैं? आपके अम्ल होते हैं, यानी एसिड होते हैं। ठीक है। और जिनका पीएच मान 7 से ऊपर अधिक है, 8, 9, 10, ये सब क्या होते हैं? क्षारीय होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 5 है, तो 4 और 5 अम्ल तो होंगे, आपको पता है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल होंगे। देखो 1, 2 अगर होता ना पीएच मान, तो आपकी प्रबल अम्ल होती, यानी 4, 5 यानी दुर्बल अम्ल है। कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल हैं। इसी तरह से अगर 9, 10 होता दुर्बल क्षार होते, और 7, 6, 8, 9 होता तो प्रबल क्षार होते। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल। अगला है 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है ना आपकी 1 kWh, ये इकाई होती है आपकी किसकी? ऊर्जा की, किलोवाट घंटा। ठीक है। एक सेकंड, माफ़ कीजिएगा, किलोवाट घंटा जो इकाई होगी आपकी, क्योंकि किलोवाट जो होता है शक्ति की होती है, पावर की होती है किलोवाट घंटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर, ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है। ऊर्जा तो आपका एनर्जी जूल में होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एनर्जी जूल में होती है, आपकी ऊष्मा होती है। और एनर्जी जो होती है आपकी कैलोरी में नापते हैं। किसमें? कैलोरी में नापते हैं। तो कैलोरी में एनर्जी नापेंगे, और आवेश जो है कूलाम में नापते हैं, और आपकी शक्ति जो है ना वाट या किलोवाट में नापते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा डॉट डॉट दिशा संरेखित होता है। तो एक स्वतंत्र रूप से अगर निलंबित चुंबक है, स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटका देंगे तो कौन सी दिशा को दिखाएगा? तो वो हमेशा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ लटक जाता है। यानी स्वतंत्र रूप से कोई चुंबक छोड़ दो तो उत्तर दक्षिण दिशा इंगित करता है। राइट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग एक उदाहरण है? तो जल जनित रोग का उदाहरण यानी जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें से अतिसार, जिसको आप लूज मोशन या दस्त बोलते हो, वो आपका जल से होने वाला एक रोग है, दूषित जल से। अगला है कि रेशम के रेखे का मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो रेशम के रेशे जो होते हैं ना, जिनको आप फाइबर से बोलते हो, या फाइबर, या फिर इसमें से ऑप्शन अगर नहीं है तो आप प्रोटीन लगा सकते हो, कि रेशम के रेशे जो है ना प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। चलो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? आपको बताना है। तो व्हेल एक मछली है जिसका मुख्य श्वसन यानी सांस कैसे लेती है? तो ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में डॉट डॉट प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के विचार साथ आया। तो 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों का विकास किया। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु जो है ना एक पुरुष के वृषण में यानी टेस्टिस में उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिस या वृषण। तो ये वीडियो सेगमेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन इनमें से बन रहे थे ये भी बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 14, ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है सैम्पलों को लेके। मुझे लगता है कि इसका आंसर ऊर्जा होना चाहिए किलोवाट घंटा का, क्योंकि शक्ति का जो होता है वाट होता है, पावर का किलोवाट होता है, लेकिन इसमें घंटा भी लगा हुआ है, तो ऊर्जा होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।